हेलो बच्चों, आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वर्क एनर्जी थ्योरम, जो फिजिक्स के लिए, पूरे फिजिक्स के लिए ये इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि सिर्फ इसी चैप्टर की बात है कि ये वर्क एनर्जी के लिए ज़रूरी है, पूरे फिजिक्स के लिए इंपॉर्टेंट है। वर्क एनर्जी थ्योरम कहीं भी इसका एप्लीकेशन हो जाता है। तो देखिए, सबसे पहली बात, वर्क एनर्जी थ्योरम का एक छोटा सा स्टेटमेंट है। वर्क एनर्जी थ्योरम कहता क्या है? वर्क कैन बी कन्वर्टेड इनटू चेंज इन एनर्जी और एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू चेंज इन वर्क डन। वर्क कैन बी कन्वर्टेड इनटू चेंज इन एनर्जी एंड एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू चेंज इन वर्क डन। तो वर्क को चेंज इन एनर्जी के फॉर्म में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसके अनुसार अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम W इक्वल टू डेल के, W इक्वल टू डेल के, मतलब वर्क डन किसके बराबर होता है? चेंज इन एनर्जी। ठीक है, और चेंज इन एनर्जी में ये काइनेटिक एनर्जी भी हो सकता है और पोटेंशियल एनर्जी भी हो सकता है। वर्क चेंज इन एनर्जी के बराबर होता है, चाहे वो काइनेटिक एनर्जी की बात हो जाए या पोटेंशियल एनर्जी की बात हो जाए। वर्क डन चेंज इन एनर्जी के बराबर होता है। यही जो है वर्क एनर्जी थ्योरम कहता है। आई बात समझ में? देखो, जैसे प्रैक्टिकल तौर पर जब भी वर्क डन आपको निकालना होता है, प्रैक्टिकल तौर पर वर्क डन निकालना होता है, तो आप हमेशा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट वाली बात करते हैं। दिमाग में आपके हमेशा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट वाली बात आती है, लेकिन वहाँ पर ये हमेशा काम करे ये ज़रूरी नहीं है। हमेशा काम करे ये ज़रूरी नहीं है। जैसे मान लो, इसके लिए एक सुटेबल प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, जैसे मान लो कि अगर आपको जो है 1000 रुपया दे करके मान लो कि पापा भेजे कि जाओ इसमें जो है तुम किताब ले लेना, कॉपी ले लेना और कुछ अगर बचे सब्जी उब्जी ले लेना, जो होगा लेते आना। मान लो आप आते हो लेकर के और पापा आपसे पूछते हैं कि बताओ कि कितने का सामान लिए, कितने का सामान लिए। तो आपका बताने का तरीका क्या होगा? पहले आप खुद ये सोच लो कि क्या तुम्हारा तरीका होता है बताने का। क्या तरीका होगा? रस में बोलो, क्या तरीका होगा? सबको जोड़ देते हो, है ना? अभी कराए ना एनालिसिस, तो सबने मिलके क्या किया कि आलू जोड़ा, प्याज जोड़ा, सब जोड़ देते हो, है ना? कॉफी जोड़ा, ठीक है। तो आपसे पूछा गया कि आप कितने का सामान लाए। ये तो नहीं पूछा गया कि आलू प्याज आपने कैसे लिया, कितने का लाए। तो ज़्यादा के मन में यही बात आती है कि आप सब जो है वो जोड़ने लग जाते हो। और दूसरा तरीका भी तो आपके पास हो सकता है जो ज़्यादातर मन में नहीं आता, कि आप अपना पॉकेट देखिए कि अगर आपको 1000 रुपया मिला था तो आपके पास अब पॉकेट में बचा कितना है। तो आपने देखा कि मेरे पॉकेट में 200 रुपया बचा है। कॉपी लिया, किताब लिया, सब्जी लिया, जो भी लिया, देखा आपके पॉकेट में 200 रुपया बचा हुआ है। 1000 रुपये लेके आप गए थे, तो इसका मतलब है आपने कितने का सामान लिया? तो 1000 में 200 सीधा घटा दीजिए, 800 का आपने सामान लिया। यह भी तो तरीका हो सकता है ना, लेकिन ज़्यादातर ये मन में नहीं आता है, जिसका प्रैक्टिकल एग्जाम्पल अभी एनालिसिस करके हमने सबके सामने ये बात साबित किया कि ज़्यादातर सब लोग के मन में यही आता है कि आलू जोड़ो, प्याज जोड़ो। दूसरी बात है, ये हम नहीं करें कि वो तरीका गलत है जोड़ने वाला, ये हम नहीं करें कि गलत है, वो तरीका टाइम टेकिंग है। दूसरी बात हो सकता है कि कॉपी का रेट आप भूल जाओ कैसे दिया था, दिमाग से उतर गया। क्या वो तरीका काम करेगा कभी? फिर तो आपको फिर गड़बड़ करना पड़ेगा कहीं ना कहीं पुराने के लिए। आई बात समझ में? लेकिन यह जो तरीका है यह हमेशा काम करेगा और ये आसान तरीका है। आप फिर जितना जोड़ना है आप जोड़ लीजिए, सब जोड़िएगा तो फिर आपको 800 रुपया तो आ ही जाएगा, बशर्ते उसमें कोई गड़बड़ी ना हो। घोटाला करोगे तो 900 भी चला जाएगा, ठीक है। लेकिन ईमानदारी से टोटल आप जोड़िए तो आपको फिर 800 ही आएगा, है कि नहीं? और ये तरीका फेल नहीं कर सकता कभी, ठीक है। तो प्रॉब्लम में भी यही बात आती है कि अगर आपको वर्क डन निकालने की बात कही जाती है तो वैसे स्थिति में आपके दिमाग में हमेशा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट वाला फॉर्मूला आता है। वर्क इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, चूंकि बच्चे से पढ़े हैं ना, तो हमेशा वही दिमाग में आता है। बीमारी है ये। लेकिन हो सकता है, ये हम नहीं करें कि तरीका गलत है, हो सकता है कि वो तरीका वहाँ पर काम नहीं करे, तो फिर दूसरा भी तो तरीका आपके पास है
चेंज इन एनर्जी के कॉन्सेप्ट पर आप जाइए, आप चेंज इन एनर्जी के कॉन्सेप्ट पर जाइए, वर्क इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, आप उस पर जाइए और हो सकता है उससे वो आसानी से बनेगा। आई बात समझ में? तो उसी बात को वर्क एनर्जी थ्योरम कहता है ना। वर्क एनर्जी थ्योरम स्टेट दैट वर्क कैन बी कन्वर्टेड इनटू चेंज इन एनर्जी और एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू चेंज इन वर्क डन। अब यहाँ देखिए इसका प्रूफ। देखिए जैसे मान लीजिए कोई भी ये बॉडी है, पॉइंट ए है, और इस बॉडी पर कई फोर्स लग रहा है। क्या हो रहा है? इस बॉडी पर कई फोर्स लग रहा है। F1 है, F2 है, F3 है, F4 है, मान लो कई फोर्स लग रहा है और बॉडी इधर मूव कर रहा है। इसका मतलब रिजल्टेंट फोर्स इधर है। रिजल्टेंट फोर्स कितना है? Fr है। रिजल्टेंट फोर्स कितना है? Fr है। रिजल्टेंट फोर्स Fr है। Fr क्या है? रिजल्टेंट फोर्स है। Fr क्या है? रिजल्टेंट फोर्स है। Fr जो है ये रिजल्टेंट फोर्स है। तो यहाँ देखो ए से बॉडी चला और यहाँ पर बी पर पहुँच गया। तो यहाँ पर जैसे मान लो कि अगर हमको वर्क डन निकालना है, क्या निकालना है? वर्क डन निकालना है। तो जब बॉडी मान लो ए से अगर ए डैश पर चला आता है सपोज, और ये डिस्टेंस मान लेते हैं कि ds है, छोटा डिस्टेंस, और ये जो ए से यहाँ तक बी तक का जो डिस्टेंस है ये मान लेते हैं कि s है। तो पहले छोटा डिस्टेंस की बात कर लेते हैं कि इसके लिए कितना वर्क डन करना पड़ेगा। तो वर्क डन का फॉर्मूला होता क्या है? अगर वेरिएबल कंसेप्ट की बात करें, फॉर वेरिएबल कंसेप्ट, ठीक है, तो यहाँ पर ये छोटा डिस्प्लेसमेंट मतलब ds हम लोग ले रहे हैं। तो वर्क क्या दिया जा सकता है फॉर वेरिएबल कंसेप्ट? आपको पता है वर्क जो वेरिएबल कंसेप्ट का होगा इसके लिए हम लोग क्या देते हैं? इंटीग्रेशन एफ ds। तो एफ के स्थान पर Fr और ds ये स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए लिया गया। वेरिएबल कंसेप्ट के लिए यही ना होता है? बोलो इसमें कोई दिक्कत है? Fr इंटू ds। और फोर्स को क्या लिख सकते हैं? मास इंटू एक्सेलरेशन। जैसे मान लीजिए रिजल्टेंट फोर्स है, इसको मास इंटू एक्सेलरेशन, कहीं भी जब रिजल्टेंट फोर्स होता है तो उसको हम लोग क्या लिखते हैं? मास इंटू एक्सेलरेशन। क्या लिखते हैं उसको? मास इंटू एक्सेलरेशन। तो यहाँ देखो Fr है, इसको लिखा मास इंटू एक्सेलरेशन, उसके बाद यहाँ पर ये ds। तो यहाँ पर ये आपका वर्क के लिए हो गया। बोलो इसमें कोई दिक्कत है? ये समझ गए? अब यहाँ देखो ये मास इंटू एक्सेलरेशन है। एक्सेलरेशन को क्या लिख सकते हैं? एक्सेलरेशन को क्या लिख सकते हैं? dv/dt लिख सकते हैं। बोलो इसमें कोई दिक्कत है? एक्सेलरेशन को क्या लिख सकते हैं? dv/, तो a को लिख दिया dv/dt और इंटू ds अपने जगह पे। अच्छा साहब अब ये बताओ कि ds/dt क्या होता है? ds/dt क्या होता है? वेलोसिटी होता है। ds/dt क्या होता है? वेलोसिटी होता है। ds/dt वेलोसिटी होता है। अब यहाँ देखो तो यह जो आपके पास फॉर्मूला है m ds/dt v हो गया, तो v इंटू dv है, ऐसा हो गया। बोलो इसमें कोई दिक्कत है? इंटीग्रेशन m v dv। बोलो इसमें कोई दिक्कत है? फिर यहाँ देखिए इसको इधर लिख रहे हैं, तो w इक्वल टू m को बाहर निकाल लेंगे क्योंकि m तो कांस्टेंट टर्म होगा। m बाहर निकाल सकते हैं क्योंकि m हमेशा क्या होता है? कांस्टेंट है। मास ऑफ द बॉडी है, कांस्टेंट है, तो आपको बाहर निकल जाएगा m इंटीग्रेशन v dv। अब ये बताओ यहाँ पर जैसे अब लिमिट क्या होगा इस इंटीग्रेशन का? v dv तो हुआ, और मान लेते हैं अब इसमें लिमिट जब भी बैठेगा तो यहाँ dv होता है तो v के अनुसार लिमिट बैठता है, यहाँ dt हो तो t के अनुसार। याद रखिएगा ये जो है 100 बात की एक बात है। dt हो तो t का लिमिट बैठेगा, dt अगर टाइम है तो टाइम का लिमिट बैठेगा, dv हो तो v का लिमिट बैठेगा, dx हो तो x का लिमिट बैठेगा, d थीटा हो तो थीटा का लिमिट बैठेगा, dz हो तो z का लिमिट बैठेगा। गलती भी करना है तब उसी के हिसाब से करना है ना, ब्लंडर नहीं कर देना है, ठीक है। तो यहाँ mv dv तो v का लिमिट बैठेगा, और यहाँ पर हम मान लेते हैं कि यहाँ पर जो वेलोसिटी है ये v1 है
और यहाँ पर जो B पर जो वेलोसिटी है ये मान लीजिए v2 है। हो सकता है आकर के स्टॉप हो जाएगा तो v2 0 हो जाएगा, लेकिन अभी यहाँ पर हम वेलोसिटी मान रहे हैं, जनरल लिमिट की बात कर रहे हैं। तो इसका जो लिमिट हो जाएगा कितना हो जाएगा, v1 से यहाँ पर कितना था वेलोसिटी v1, यहाँ पर कितना हो गया, तो v1 से v2, तो यहाँ पर जो है m v dv, तो यहाँ कितना हो जाएगा v स्क्वायर अपॉन 2, ये नहीं होगा v dv का इंटीग्रेशन v स्क्वायर अपॉन 2, और उसके बाद लिमिट क्या देंगे यहाँ पर v1 से v2, लिमिट क्या देंगे v1 से v2। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत है, ये बात क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं? तो पहले इसको यहाँ तक लिख लीजिए, फिर आगे हम डिस्कस कर रहे हैं। तो आइए अब देखिए, तो वर्क डन के लिए आपके पास जो आया, तो यहाँ ध्यान दीजिए, हम लोग जो फार्मूला लेकर के चले थे F इंटू एस वाला लेके चले थे, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट वाला, और इस वो धीरे धीरे वो कन्वर्ट किस में होते जा रहा है, काइनेटिक एनर्जी वाले फॉर्म में इसको कन्वर्ट हम करना चाह रहे हैं। अब देखिए यहीं पर लिमिट बैठाओ, तो जैसे क्या तरीका होगा, m/2 अंदर जो कांस्टेंट है बाहर कर लेते हैं, और उसके बाद v स्क्वायर और v1 स्क्वायर और यहाँ पर v2 स्क्वायर, तो यहाँ m/2 आ गया, v2 स्क्वायर और माइनस v1 स्क्वायर, तो कितना आया देखो, तो हाफ m v2 स्क्वायर माइनस हाफ m v1 स्क्वायर। अब ये बताओ हाफ m v2 स्क्वायर क्या हुआ, फाइनल काइनेटिक एनर्जी, जैसे यह जो आपका डायग्राम था, तो v2 हम लोग कहाँ ले रहे हैं, v2 कहाँ ले रहे थे, v2 यहाँ था, v1 यहाँ था, है ना। तो यह जो है फाइनल काइनेटिक एनर्जी, इसको kf दे देते हैं, और हाफ m v1 स्क्वायर इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, तो वर्क डन इक्वल टू kf माइनस ki, मतलब डेल के मतलब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, kf माइनस ki मतलब डेल के मतलब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। और यही तो वर्क एनर्जी थ्योरम का स्टेटमेंट है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, व्हिच इज स्टेटमेंट ऑफ वर्क एनर्जी थ्योरम। ये वर्क एनर्जी थ्योरम का स्टेटमेंट है, यही ना है, W इक्वल टू डेल के। तो बस एक छोटा सा स्टेटमेंट, लेकिन इसका जो एप्लीकेशन है वह बहुत ज़्यादा है, इसका एप्लीकेशन बहुत बड़ा है। जितना बड़ा एप्लीकेशन है वो अभी आप सोच भी नहीं सकते हो, आगे हम लोग देखेंगे। और इवन पूरे फिजिक्स में इसका एप्लीकेशन होता है। पहले ये बताओ, ये क्लियर हो गया, यहाँ तक हो गया सबका, कोई इसमें दिक्कत किसी को? तो ये वर्क एनर्जी थ्योरम था, वर्क एनर्जी थ्योरम का स्टेटमेंट था। देखिए अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो है कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। देखो कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है, कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है, इसको जरा ध्यान से समझिए। ये लिख लियो ना, कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है। समझने के लिए, कंजर्वेटिव फोर्स होता है ऐसा फोर्स जिसमें कि क्लोज्ड पाथ के अधीन अगर कोई भी पार्टिकल वर्क डन करता है तो वर्क डन क्या होता है, जीरो होता है। वर्क डन क्या होता है, जीरो होता है। कंजर्वेटिव फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स के लिए
हम लोग जो एग्जाम्पल लेते हैं जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स कैसा फोर्स है? कंजर्वेटिव फोर्स। इसको ध्यान से समझिए, कंजर्वेटिव फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो कंजर्वेटिव फोर्स है। देखो जैसे मान लो कोई भी पार्टिकल अगर इस तरह से रोटेट करता है ना, इस तरह से रोटेट करता है, जैसे मान लो जो वो कुट्टी काटने वाला मशीन देखे हो ना, उसको ऐसे घुमाते हैं, खाली घुमाना है ना, कुट्टी डाल के नहीं लगाना है, नहीं तब तो मिजाज ठंडा हो जाएगा। तो क्या देखते हो, जैसे एक बार घुमा देते हो तो कई चक्कर लगा देता है, लगाता है कि नहीं? तो उसमें कई चक्कर लगाने के पीछे रीजन यह है कि जब रोटेशन करता है तो उसके कारण एनर्जी का लॉस नहीं होता। एनर्जी का अगर लॉस होता तब उसका एक दो चक्कर में ही हालत खराब हो जाता। जैसे मान लो दूसरा एग्जांपल यहाँ पर देखिए, नॉन कंजर्वेटिव की बात कर रहे हैं। जैसे मान लो कि अगर कोई भी बॉडी को कहीं भी कोई भी रूम में जनरल सरफेस हो रुखड़ा, उसमें कोई भी बॉल को ऐसे फेंक दो रूम में, कितनी बार दीवार से जाके टकरा के वापस जाता आता है? एक बार। हाँ, अधिकतम कितनी बार आता जाता है? एक बार, दो बार बहुत हो गया, क्या 5-10 बार होता है? इसका मतलब उसमें एनर्जी का लॉस हो रहा है, उसका मिजाज ठंडा हो रहा है, तो इसलिए उसमें 5-10 बार नहीं होता, एक दो बार में ही हालत खराब हो जाती है बॉल की। होता है कि नहीं? तो यहाँ पर फोर्स कौन सा लग रहा है? फ्रिक्शनल फोर्स। कौन सा फोर्स लग रहा है? और फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, उसमें कंजर्वेशन लागू नहीं होता। फ्रिक्शन फोर्स में कंजर्वेशन लागू नहीं होता है, उसमें एनर्जी कंजर्व नहीं रहता है, इसलिए एक बार में ही जो है बॉल का हालत खराब हो जाता है ना। इवन अगर जनरल कोई भी बॉडी हो तो यहाँ से अगर मारो तो दीवार पे टकराएगा, फिर वापस आ भी नहीं सकेगा, वो दूसरे बार पूरा भी नहीं कर पाएगा। क्या आएगा? नहीं आएगा। लेकिन मान लो जो झूला झूल, तो एक बार अगर आपको झूला दिया जाता है तो क्या होता है? 10-20 बार झूल लेते हो आराम से, है कि नहीं? कि एक के बार में हालत खराब हो जाए? एक बार अगर झूला दिया कोई तो 10-20 बार आराम से झूल लेते हो सकता है 50 बार भी झूल लो। नहीं, 50 बार नहीं होता है? अच्छा, 10-20 बार तो होता है। अच्छा, ठीक बात है। तो क्या बॉल ये 10-20 बार आएगा? लेकिन वहां तो 10-20 बार झूल लेते हो आप कि नहीं झूलते हो? ये बताओ, आई बात समझ में या नहीं? ये बात क्लियर है? तो यहां तक सबका हो गया? देखिए, कंजर्वेटिव फोर्स का जो डेफिनेशन है, कंजर्वेटिव फोर्स कहलाता है, फोर्स इज कंजर्वेटिव if work done under the closed path is 0. Work done under the closed path is 0, then force is conservative. Integration FDR equal to 0. और यह जो यहाँ पर ये सर्किल बनाया गया है, दिस इज फॉर योर क्लोज्ड पाथ। कहीं भी जब क्लोज्ड पाथ की बात आती है तो वहाँ पर सर्किल बना देते हैं, तो ये क्लोज्ड पाथ का सिंबल होता है। तो इंटीग्रेशन FDR इक्वल टू 0। तो वैसे स्थिति में फोर्स क्या होगा? कंजर्वेटिव होगा। मतलब अगर क्लोज्ड पाथ के अधीन कोई भी बॉडी अगर वर्क डन करता है तो वैसे स्थिति में अगर वर्क डन 0 है तो फोर्स क्या होगा? कंजर्वेटिव होगा। तो वह जो एग्जाम्पल दिए, जैसे मान लो कोई वही कुट्टी काटने वाला जो मशीन होता है, ऐसे ऐसे घुमाते हैं ना, है ना, तो उसमें क्या होता है? जैसे गोल गोल घूम रहा है तो क्लोज्ड पाथ हो गया। और वर्क डन क्या होता है? 0 होता है। वर्क डन क्या होता है? 0 होता है। क्लोज्ड पाथ है ही, इसलिए आप एक बार घुमा देते हो तो 10-20 बार घूम जाता है। और उसमें भी जो रुकता है उसके पीछे अंदर की बात है, जो रीजन है वहाँ पर जहाँ से वो एक्सल बना हुआ है उसमें जो फ्रिक्शन लगता है, तो फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो कंजर्वेटिव नहीं है। फ्रिक्शनल फोर्स जो है
कंजर्वेटिव नहीं है, फ्रिक्शनल फोर्स नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। लेकिन ऐसे जो है कंजर्वेटिव फोर्स के का एग्जाम्पल आपका सुटेबल है ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स कैसा फोर्स है? कंजर्वेटिव फोर्स है। ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट में कोई भी एनर्जी का लॉस नहीं होता है, और इसीलिए जो पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ सदियों से चक्कर लगा रही है, आगे भी कब तक लगाएगा पता नहीं। इसलिए इसमें एनर्जी का लॉस नहीं होता, इसलिए ऊपर वाला भी चलने दे रहा है कि चलने दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर एनर्जी का लॉस होता तो ऊपर वाला भी हाथ उठा लेता कि अब हमसे बर्दाश्त नहीं होगा, लो अब हम दुनिया छोड़ रहे हैं, अब तुम लोग को जहाँ जाना है जाओ, है ना। काहे कि जब एनर्जी का लॉस होता है तो पापा मम्मी भी हाथ उठा लेते हैं, पेरेंट्स भी हाथ उठा लेते हैं। नहीं तो जरा पूछ के देखना पेरेंट्स को, अच्छा ये बताइए कि अगर हम नहीं पढ़े लिखेंगे तो आप मेरा कितना दिन ऐसे चलाइएगा, है ना। हंसपाक देखना पूछ के, कितना दिन चलाइएगा। हाँ, तो बिल्कुल सही जवाब लग रहा है कि हो सकता है ये जवाब मिलेगा कि अब ये लात पड़ जाएगा, चल निकल, तो अब ये निकल घर से, जाओ तुमको जो करना है। बात समझ गया ना। तो इसलिए या बहुत ज़्यादा अगर पेरेंट्स लिबरल हैं तो कहेंगे अच्छा 2-4 साल तक हम चलाएंगे जब तक, है ना। लेकिन जो थोड़ा सा अगर ठीक ठाक है स्ट्रिक्ट पेरेंट तो अब ये लात मार देंगे, चल निकल तो अभी। आई बात समझ में? हैं? बात समझ गया ना। तो कहने का मतलब जब एनर्जी का लॉस होता है, नहीं तो हम भी वैसे ही पेरेंट्स में है ना, हम भी वैसे ही में, जहाँ स्टॉप बस जब तक। हाँ, समझ गया ना। हाँ, तो बात समझ गए। हम तो जहाँ देखते हैं कि पढ़ाई जो है ढीला साला चल रहा है, तब तो फिर हो गया। बात समझ गए ना। तो ये कंजर्वेटिव फोर्स समझा रहे हैं और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स समझा रहे हैं। ठीक है, बात समझ में आ रहा है। तो अगर एनर्जी का लॉस नहीं हो तो फोर्स क्या होता है? कंजर्वेटिव। और अगर लॉस हो तो नॉन कंजर्वेटिव। लॉस हो तो नॉन कंजर्वेटिव, है ना। लॉस नहीं हो तो कंजर्वेटिव। ऐसे याद रखना, कंजर्व हो कंजर्वेटिव, नॉट कंजर्व नॉन कंजर्वेटिव, कंजर्व कंजर्वेटिव, नॉट कंजर्व नॉन कंजर्वेटिव। आई बात समझ में? याद रहेगा ऐसे। और दूसरा डेफिनेशन इसका फिर यह है ऐसे कि वर्क डन इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम पाथ। इफ वर्क डन इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम पाथ देन फोर्स इज कंजर्वेटिव। अगर वर्क डन पाथ से इंडिपेंडेंट हो, पाथ से इंडिपेंडेंट का मतलब हुआ, देखो जैसे मान लो कि कोई भी पार्टिकल जैसे है, मान लो ए से बी तक जा रहा हो और इसके पास ये इस रास्ते से गया, फिर इस रास्ते से गया और ये कोई इस रास्ते से जा रहा है। यहाँ पर कितना रास्ता है? 3 रास्ता है। इधर से गया तो वर्क डन हुआ WA, इधर से गया तो वर्क डन हुआ WB, या इधर से गया तो वर्क डन हुआ WC, है ना। इधर से वर्क डन WA, इधर से वर्क डन WB, इधर से वर्क डन WC। पाथ अलग अलग है, लेकिन अगर वर्क डन बराबर हो, अगर वर्क डन बराबर हो, WA बराबर WB बराबर WC, अगर ऐसा हो, अगर ऐसा हो तो फोर्स, जिस फोर्स के कारण वर्क डन कर रहा है वो फोर्स क्या होगा? जिस फोर्स के कारण ये वर्क डन कर रहा है फोर्स क्या होगा? कंजर्वेटिव। अगर वर्क डन पाथ से इंडिपेंडेंट हो, इंडिपेंडेंट हो मतलब डिपेंड नहीं कर रहा हो, इधर से जाए इधर से जाए इधर से जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। आई बात समझ में? पाथ से इंडिपेंडेंट हो तो वर्क डन क्या होगा? अगर पाथ से इंडिपेंडेंट होगा तो फोर्स क्या होगा? कंजर्वेटिव होगा। आई बात समझ में? मतलब इसमें एनर्जी के लॉस वाली बात नहीं है। या मान लो घूम फिर करके भी ऐसे मान लो यहाँ चला आया,
यहाँ से ये ऐसे चला आया और वर्क डन 0, ये तो क्लोज्ड पाथ वाली बात हो गई। ठीक है, तो अगर वर्क डन पाथ से इंडिपेंडेंट हो तो फोर्स क्या होगा? कंजर्वेटिव होगा। ये बात समझ में आया? और अगर पाथ पर डिपेंड कर जाए, पाथ पर डिपेंड कर जाए, अगर मान लो इसी में अगर हम ये कहें कि सभी वर्क डन बराबर नहीं है, WA डज नॉट इक्वल टू WB डज नॉट इक्वल टू WC, तो क्या होगा? फोर्स इज नॉन कंजर्वेटिव। फोर्स क्या होगा? नॉन कंजर्वेटिव होगा। बोलो, आई बात समझ में? तो फिर फोर्स क्या होगा? नॉन कंजर्वेटिव होगा। इसमें कोई दिक्कत है किसी को? अगर बराबर हो तो कंजर्वेटिव, बराबर नहीं हो तो नॉन कंजर्वेटिव। तो नॉन कंजर्वेटिव को भी डिफाइन कर लीजिए, हालांकि ये इससे भी डिफाइन हो जाएगा, बस इसी का उल्टा। अगर क्लोज्ड पाथ के अधीन वर्क डन 0 नहीं हो तो फोर्स क्या होगा? नॉन कंजर्वेटिव होगा। या दूसरा डिफिनेशन नॉन कंजर्वेटिव का जो हमने दिया, नॉन कंजर्वेटिव, इफ वर्क डन depends upon path, depends upon the path, वर्क डन पाथ पर डिपेंड करे, वर्क डन किस पर डिपेंड करे? पाथ पर डिपेंड करे, देन द फोर्स अंडर विच बॉडी works is known as non-conservative force. Non-conservative force. Non-conservative force. If work done depends upon path, then the force under which body works is known as non-conservative force. अगर वर्क डन पाथ पर डिपेंड करता हो, है ना, वर्क डन अगर पाथ पर डिपेंड करता हो, बस यही बात जो हुआ। जैसे आप चाहें तो फिर बना सकते हैं इस फिगर को। मान लो कि ऐसे बी पर जा रहा है, ऐसे कई पाथ है, इस तरह से गया, है ना, वर्क डन WA, इधर से गया वर्क डन WB, इधर से गया वर्क डन WC, कई पाथ है, और WA डज नॉट इक्वल टू WB डज नॉट इक्वल टू WC, तो फोर्स कैसा होगा? नॉन कंजर्वेटिव। और नॉन कंजर्वेटिव का सुटेबल एग्जाम्पल फ्रिक्शनल फोर्स। नॉन कंजर्वेटिव का सुटेबल एग्जाम्पल कौन सा है? फ्रिक्शनल फोर्स। स्टार मार्किंग में लिख दीजिए, फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स इज नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। और भी है, जैसे मान लो विस्कस फोर्स, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। विस्कस फोर्स, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। विस्कस फोर्स भी क्या होता है? लिक्विड के अंदर का फ्रिक्शन होता है, लिक्विड के अंदर का फ्रिक्शन, दैट इज विस्कस फोर्स। विस्कोसिटी एक टॉपिक भी है। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, विस्कस फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स, मतलब जिसमें भी एनर्जी का लॉस हो। और इस टाइप के फोर्स को, फ्रिक्शनल फोर्स, विस्कस फोर्स को डिसिपेटिव फोर्स कहा जाता है। एनर्जी का लॉस होता है इसमें, तो जिसमें एनर्जी का लॉस होगा वो कैसा फोर्स होगा? नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। नॉट कंजर्व, एनर्जी नॉट कंजर्व, ऐसे याद रखिएगा, एनर्जी नॉट कंजर्व, नॉन कंजर्वेटिव। जिसमें कंजर्व रहा तो कंजर्वेटिव होगा।
आई बात समझ में। और कंजर्वेटिव फोर्स का एग्जाम्पल सबसे सुटेबल समझने के लिए ग्रेविटेशनल फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है। और भी है जैसे स्प्रिंग फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है। सबसे सुटेबल ग्रेविटेशनल फोर्स है ना, सबसे सुटेबल क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स। जैसे मान लो जैसे आजकल कोई बॉल आता है वो जंपिंग बॉल बोलते हैं उसको, है ना, उसको अगर यहाँ से छोड़ दो तो वह जो है कई बार ऊपर नीचे कर लेता है, करता है कि नहीं, सुनते हैं 10-20 बार तो आराम से कर लेता है, करता है ना, हो सकता है 50 बार भी कर ले, हाँ 50 बार नहीं, अच्छा 10-20 बार तो होगा ना, अच्छा ठीक बात है। तो 10-20 बार भी अगर कर रहा है तो इसका मतलब फोर्स कंजर्वेटिव है, ग्रेविटेशनल फोर्स कंजर्वेटिव है। अगर कंजर्वेटिव नहीं होता ना, जैसे रूम में जो बॉल वाला एग्जांपल दिए, इसका भी 1-2 बार में हालत ख़राब हो जाता, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स कंजर्वेटिव है। और वो भी जो आपको रुक रहा है 10-20 बार में, उसके पीछे भी जहाँ सरफेस से टकराता है ना, तो उसका फ्रिक्शन है, उसी के कारण थोड़ा सा उसका लॉस भी होता है। सरफेस जहाँ टकराया तो सरफेस में तो फ्रिक्शन है ना, सरफेस में फ्रिक्शन है, दोनों टकराया वहाँ पर तो उसमें जो है फ्रिक्शन होता है, थोड़ा टकराता है, कोलिजन होता है, कोलिजन होता है तो उसमें थोड़ा सा साउंड निकलता है, आवाज़ भी होता है, साउंड निकला, तो ये सब में थोड़ा एनर्जी का लॉस हो जाता है। नहीं तो ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट जरा सा भी लॉस नहीं होता। वो जो लॉस जा रहा है वो फ्रिक्शन की वजह से जा रहा है, टकराया कोलिजन की वजह से जा रहा है, उससे जो आवाज़ निकला साउंड एनर्जी में लॉस हो रहा है, इसके वजह से थोड़ा सा लॉस होता है। और फिर भी आप देख रहे हो क्या 10-20 बार जंप मारता है वो, आई बात समझ में। तो ग्रेविटेशनल फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है। झूला झूलते हो, एक बार अगर ठीक से कोई झूला दे, जम के अगर दे दिया, फोर्स लगा दिया, तो क्या होता है, देखते हो आराम से 10-20 बार तो झूल ही लेते हो, इवन 50 बार भी झूल सकते हो। वो डिपेंड करते वही अब जहाँ पर वो बंधा हुआ है ना, उसका थोड़ा वहाँ पर फ्रिक्शन काम करता है। अगर उसमें फ्रिक्शन ना हो तो एक बार अगर झुला दिया जाए तो समझ लो कि झूलते ही रह जाओगे ज़िंदगी भर, फिर अब उतरोगे कैसे वो सोचना होगा। आई बात समझ में, हाँ। प्रैक्टिकल तौर पर तो ऐसा एग्जाम्पल नहीं है, इसलिए कि आप यहाँ पर जहाँ भी आप बांधेंगे तो फ्रिक्शन तो थोड़ा काम करेगा ही, हाँ। लेकिन फिजिक्स में हम लोग जो है फ्रिक्शन को वहाँ साइलेंट करते हैं, इसलिए लाखों एग्जाम्पल है। जैसे जो SHM हम लोग आगे पढ़ेंगे, झूला का जो केस होता है तो वो SHM लिया जाता है, मतलब उसमें कोई एनर्जी का लॉस वाली बात नहीं होती है, लेकिन प्रैक्टिकल तौर पर तो एनर्जी का लॉस होता है ना। तो वही तो SHM पेंडुलम एक ही बात है। पेंडुलम के कोई बॉडी को लटका दीजिए, झुलाइए, तुम ही पकड़ के लटक के झूलो, एक ही बात है, वही पेंडुलम होगी, है ना। बात समझे ना। पेंडुलम क्या है, किसी भी बॉडी को किसी धागा से बांध लीजिए, उसको ऐसे ऑसिलेट कराइए, बात समझ गए। या अपने झूलो पकड़ के नहीं तो जैसे बरगद का पेड़ से लटकता है, पकड़ के झूलते रहता है वहाँ भी बच्चा सब, है ना। रुकना सबको है, बात समझ गए। प्रैक्टिकल तौर पर जो है बिना फ्रिक्शन वाली बात नहीं होती है। तो यहाँ तक पहले हो गया, इसको देख लो। तो इसको याद रखना है, ऐसे याद रखना। फिर सुनिए, एनर्जी कंजर्व रहे तो क्या होगा, कंजर्वेटिव फोर्स, नॉट कंजर्व, नॉट कंजर्व, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, नॉट कंजर्व, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्व नहीं होगा तो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। ये बात क्लियर है? इसको लिख लीजिए पहले। देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन आपके पास है। यह जो क्वेश्चन है वर्क एनर्जी थ्योरम का एक सुटेबल एग्जाम्पल है।
क्वेश्चन ये है कि यहाँ से किसी भी बॉडी को, यहाँ पर भी हॉरिजेंटल ट्रैक है ये, ठीक है, या यहाँ से इसको रिलीज किया गया, यहाँ से इसको रिलीज किया गया, मतलब यू जस्ट जीरो, जस्ट पुश है, यहाँ से रिलीज कर दिया गया, और यहाँ पर भी ये हॉरिजेंटल ट्रैक के साथ ये खत्म होता है, और यहाँ पर आकर के ये रुक जाता है, यहाँ से जस्ट रिलीज है, इस तरह से आता है, और पाथ जो है ये फ्रिक्शन है, इसमें रफ है, रफ मतलब इसमें फ्रिक्शन है, फ्रिक्शनल पाथ है ये। तो यहाँ पर जो है निकालना है आपको वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन, फ्रिक्शन के कारण वर्क डन निकालना है। क्या निकालना है? फ्रिक्शन के कारण वर्क डन। मास आपको दिया हुआ है, मास कितना है? मास कितना है? 2 kg है। अब देखो वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन निकालना है, ये बताइए यहां पर कौन कौन सी एनर्जी है बॉडी के पास? काइनेटिक तो है नहीं, U0 है, तो यहां पर पोटेंशियल एनर्जी है ना। और यहां पर बॉडी के पास, यहां पर बॉडी के पास कौन या कौन कौन सी एनर्जी है? यहां भी काइनेटिक भी है, काइनेटिक है इस पॉइंट पे। जब बॉडी स्टॉप हो गया तो फिर काइनेटिक कैसे होगा? जब यहाँ बॉडी स्टॉप हो गया मतलब यहाँ पर आकर के ये बॉडी रुक चुका है, तो क्या यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी होगा? काइनेटिक एनर्जी नहीं होगा इस पॉइंट पे। तो यहाँ भी पोटेंशियल है और यहाँ भी पोटेंशियल है। फर्क यह है कि यहाँ पर पोटेंशियल ज़्यादा है और यहाँ पर पोटेंशियल कम है, और फ्रिक्शन के कारण वर्क डन निकालना है। तो अच्छा ये बताओ कि ये पोटेंशियल एनर्जी यहाँ ज़्यादा है और यहाँ पर कम है, तो पोटेंशियल एनर्जी में लॉस हुआ ना। तो पोटेंशियल एनर्जी में जो लॉस हुआ वो कहाँ गया? वही तो फ्रिक्शन के अगेंस्ट वर्क डन करने में गया, बात खत्म है। तो वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन जो है, वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन इक्वल टू लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी में जो लॉस हुआ मतलब यह भी तो वर्क डन इक्वल टू डेल के ही हुआ। फर्क यह है कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कर दीजिए, यहां पर चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो यहां पर mg, यहां हाइट मान लो 10 है, माइनस mg, वहां हाइट कितना है? 5 है, हो गया खेल खत्म है। 10 माइनस 5, मास कितना? 2 kg। जी चलिए आपको 10 दिया, ये 5 हो गया, तो कितना हो गया आंसर देख लीजिए, कितना हो गया आंसर? तो ये 100 जूल का ये वर्क डन हुआ। वर्क डन इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, mg h1 माइनस mg h2, mg कॉमन h1 माइनस h2, ये 10 मीटर है, ये 5 मीटर है। तो ये कितना देर का क्वेश्चन है? 2 मिनट का क्वेश्चन है। लेकिन अगर आपके पास ये कॉन्सेप्ट नहीं है तो फिर दिक्कत है। तो ये वर्क एनर्जी थ्योरम का सुटेबल एग्जाम्पल। और इसी में जैसे जैसे ही पूछते हैं आपसे वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन, तो सोचने लगते हो कि अच्छा वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन पूछा तो Fr इंटू एस, Fr को म्यू इंटू आर, आर को mg इंटू एस, ये जाने लगते हो और सोचते हो अब म्यू भी नहीं है कहाँ से लाएंगे, ये भी टेंशन हो गया, एस भी नहीं है कहाँ से लाएंगे, मिजाज ठंडा हो जाए। तो ये बीमारी है, जहाँ भी आपको वर्क डन की बात आती है तो आप तुरंत डायरेक्ट वर्क डन वाले फॉर्मूले पे चले जाते हो, और इससे ये सवाल किसी भी सूरत में नहीं बनने वाला। ना तो म्यू दिया हुआ है ना तो एस दिया हुआ है, इसलिए इस प्रोसेस से ये कभी नहीं बनने वाला। तो वर्क डन प्रोसेस से ये नहीं बनने वाला है, कभी नहीं बनने वाला है। तो इसमें क्या लगाना है? वर्क एनर्जी थ्योरम लगाना है, चेंज इन वर्क डन प्रोसेस लगाना है। और ये कई बार डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा हुआ है। अब बच्चा खूब गलती करता है, इसलिए वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन Fr वाला दिमाग आने लगता है। आई बात समझ में? तो आप चेंज इन एनर्जी के प्रोसेस पर जाइए। यहाँ पर इसके पास पोटेंशियल था, ज़्यादा पोटेंशियल है, यहाँ पर इसके पास कम पोटेंशियल है, तो आखिर पोटेंशियल एनर्जी में लॉस जो हुआ वो गया कहाँ? सिंपल बात है, रास्ते में जो फ्रिक्शन था उसमें खत्म हो गया। फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो डिसिपेटिव फोर्स है, वो इसमें एनर्जी का लॉस होता है, वो खत्म करता है एनर्जी। आई बात समझ में? बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत है? तो चलिए ठीक है, आज इतना ही है ना। इसी तरह से आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, और क्लास कैसा लगा बताएंगे। थैंक यू।